दिल्ली के मेहरौली इलाके में कुतुब मीनार के ठीक बगल में ना एक लोहे का स्तंभ खड़ा है। मतलब दिल्ली की तपती गर्मी, झुलसा देने वाली लू, मॉनसून की बारिश, बिल्कुल। ये स्तंभ पिछले 1500 सालों से खुले आसमान के नीचे ये सब झेल रहा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात क्या है, इसमें आज तक जंग का एक भी कण नहीं लगा है। सही कहा आपने। और आधुनिक विज्ञान के लिए ये आज भी किसी अजूबे से कम नहीं है। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि जिस दौर में भारी मशीनें या आज जैसी एडवांस्ड लैब्स नहीं थी, उस समय ऐसा चमत्कार आखिर कैसे मुमकिन हुआ? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें केवल धातु विज्ञान या मेटलर्जी के बारे में ही सोचने पर मजबूर नहीं करता, बल्कि उस पूरी सभ्यता के बारे में सोचने पर विवश करता है जिसने इसे बनाया था। क्योंकि जब हम इतिहास पढ़ते हैं ना, तो अक्सर हमारी नजर केवल राजाओं, युद्धों और तारीखों पर जाकर टिक जाती है। हाँ, जो कि काफी बोरिंग हो सकता है कई बार। एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम उन तारीखों के पीछे छिपे विज्ञान, कला और एडमिनिस्ट्रेटिव बुद्धिमत्ता को समझें, तो तस्वीर बिल्कुल अलग ही नजर आती है। और यही आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मुख्य मिशन है। हम आज उस दौर के रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है, यानी गुप्त साम्राज्य। बिल्कुल। और हमारे पास इस युग को समझने के लिए केवल हवाई बातें नहीं हैं, बेहद ठोस साक्ष्य मौजूद हैं, जैसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति या महाकवि कालिदास और विशाखदत्त का साहित्य और तौर चीनी यात्री फाहियान की डायरी के पन्ने। जी बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक इतने बड़े और वैज्ञानिक रूप से उन्नत साम्राज्य की नींव आखिर रखी कैसे गई? इसकी शुरुआत का श्रेय मुख्य रूप से श्रीगुप्त को जाता है। उन्होंने ही इस वंश की नींव रखी थी और उनके बाद घटोत्कच गद्दी पर बैठे। अच्छा। लेकिन अगर हम साम्राज्य के असली उदय की बात करें ना, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम के सत्ता में आने के साथ शुरू होता है। इनका जो समयकाल था वो करीब 319-320 ईस्वी के आसपास माना जाता है। और मजेदार बात यह है कि उन्होंने ही सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। मतलब ये प्रक्रिया देखकर मेरे दिमाग में आज के दौर की एक बहुत ही रिलेवेंट तुलना आ रही है। वो कैसे? अगर हम श्रीगुप्त और घटोत्कच के दौर को एक नई कंपनी या कह लें एक स्टार्टअप की तरह देखें, तो वे लोग बस शुरुआत कर रहे थे, एक बेस बना रहे थे। राइट। लेकिन जैसे ही चंद्रगुप्त प्रथम इस कंपनी के सीईओ बनते हैं, उन्हें अचानक एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर मिल जाता है। और वो इन्वेस्टर कोई पैसा नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली राजनीतिक गठबंधन था, लिच्छवी राजवंश। अरे वाह, ये तुलना तो उस दौर की राजनीति को समझने के लिए एकदम सटीक है। मतलब लिच्छवी उस समय के सबसे प्रतिष्ठित और पावरफुल घरानों में से एक थे। हाँ, तो चंद्रगुप्त प्रथम का लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करना केवल एक शादी नहीं थी, ये एक ऐसा रणनीतिक कदम था जिसने गुप्त वंश को रातों रात एक क्षेत्रीय ताकत से एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। बिल्कुल, मतलब एक तरह से ब्रांड वैल्यू बढ़ गई उनकी। एग्जैक्टली। इस गठबंधन से उन्हें बहुत बड़ी सैन्य शक्ति मिली और समाज में एक निर्विवाद वैधता मिल गई। और ये बात कितनी महत्वपूर्ण थी, इसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके बेटे समुद्रगुप्त ने अपनी प्रयाग प्रशस्ति में बहुत गर्व के साथ खुद को लिच्छवी दौहित्र कहा है। हाँ, लिच्छवी कन्या का पुत्र। जी। और इसी पॉलिटिकल जंप के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने नाम के स्वर्ण सिक्के जारी किए और गुप्त संवत शुरू किया। बिल्कुल। और अब आगे बढ़ते हैं तो यहीं से उस साम्राज्य का विस्तार शुरू होता है जो आने वाली कई सदियों तक भारत की नियति तय करने वाला था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जब समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठते हैं, तो वे साम्राज्य को एक बिल्कुल नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। उनका शासनकाल 335 से 380 ईस्वी तक रहा। अच्छा, ये वो राजा हैं जिनके बारे में मैंने सुना है। हाँ, उनके सैन्य अभियानों का स्केल इतना विशाल था कि इतिहासकार V.A. स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन तक कह डाला। ओहो। दरबारी कवि हरिशेन ने जो प्रयाग प्रशस्ति लिखी है ना, उसमें उनकी इन विजय गाथाओं का एक एक डिटेल बड़ी ही बारीकी से दर्ज किया गया है। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा डाउट होता है। मतलब जब हम किसी को नेपोलियन कहते हैं तो दिमाग में एक ऐसे महत्वाकांक्षी राजा की इमेज बनती है जिसे बस आंख मूंद कर अपनी सीमाएं बढ़ानी हो। सही बात है। और नेपोलियन के साथ आखिर में क्या हुआ था? वो अपनी ही एम्बिशन के बोझ तले दबकर हार गया। तो क्या समुद्रगुप्त भी बिना सोचे समझे बस हर दिशा में हमला कर रहे थे? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है।
लेकिन यहीं पर ना समुद्रगुप्त की असली राजनीतिक समझ सामने आती है। उनका जो एक्सपेंशन था ना, वो अंधाधुंध बिल्कुल नहीं था। तो फिर कैसा था? उन्होंने अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के लिए बिल्कुल अलग नीतियां बनाई। जैसे जो राज्य उनके केंद्र यानी मगध के बिल्कुल आसपास थे, उनके लिए उन्होंने राज्य प्रस्पुद्धरण की नीति लागू की। राज्य प्रस्पुद्धरण, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब था उन राज्यों को पूरी तरह जड़ से उखाड़ देना और सीधे अपने कंट्रोल में ले लेना। अच्छा, मतलब उन्होंने अपने घर के आसपास कोई दुश्मन या चुनौती छोड़ना ठीक नहीं समझा। ये तो पूरी तरह से लॉजिकल है। बिल्कुल। लेकिन दक्षिण भारत के लिए उन्होंने क्या किया? क्योंकि विंध्य के पहाड़ों को पार करके सुदूर दक्षिण तक एक बड़ी सेना ले जाना और वहां से वापस आकर राज चलाना, ये तो किसी बुरे सपने जैसा रहा होगा। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। यही उस समय की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव चुनौती थी। समुद्रगुप्त ये बात अच्छे से जानते थे कि उस जमाने में संचार और यातायात के साधन तो थे नहीं। हाँ, कोई इंटरनेट या फोन तो था नहीं। वही तो उत्तर भारत में बैठकर दक्षिण पर सीधा कंट्रोल रखना असंभव था। इसलिए दक्षिण के 12 राज्यों के लिए उन्होंने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। ग्रहण मोक्षानुग्रह, ये शब्द सुनने में काफी गहरा लग रहा है। अगर हम इसे थोड़े आसान शब्दों में डिकोड करें तो ये कैसे काम करता था? इसे 3 हिस्सों में तोड़कर देखिए। पहला है ग्रहण, यानी दुश्मन को युद्ध में हराना और उस पर कब्जा करना। ठीक है। दूसरा है मोक्ष, यानी उसे क्षमादान देकर आजाद कर देना। और तीसरा है अनुग्रह, यानी उस पर कृपा करके उसका राज्य उसे वापस सौंप देना। मतलब लड़कर जीता और फिर दे दिया? हाँ, लेकिन ये कोई फ्री की खैरात नहीं थी। बदले में वे राज्य गुप्त साम्राज्य के सामंत बन जाते थे। अच्छा। वे नियमित रूप से टैक्स देते थे, दरबार में हाजिरी लगाते थे, लेकिन अपना लोकल प्रशासन खुद चलाते थे। अरे वाह, ये तो एक तरह से आज के फ्रेंचाइजी मॉडल या कह लें प्रॉक्सी स्टेट्स जैसा हो गया। एग्जैक्टली। मतलब आपको वहां का रोजमर्रा का सिरदर्द नहीं पालना है, लेकिन वहां से लगातार पैसा और पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता रहेगा। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि वो केवल एक तलवारबाज नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही कमाल के कूटनीतिज्ञ भी थे। और शायद इसीलिए सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। उन्हें कविराज भी तो कहा जाता था। हाँ, यही बात इस युग को खास बनाती है। शक्ति के साथ साथ कला और संस्कृति का जो बैलेंस था, वही उनकी पहचान थी। राइट। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो कूटनीति का असली चरम रूप हमें उनके उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में दिखता है, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ओहो, विक्रमादित्य। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के सत्ता में आने की जो कहानी विशाखादत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम में है, वो किसी एक्शन थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगती। बिल्कुल, एकदम फिल्मी कहानी है। मतलब रामगुप्त, जो उनके बड़े भाई थे, वो शकों से युद्ध हार जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए अपनी ही पत्नी ध्रुव देवी को शकों को सौंपने का समझौता कर लेते हैं। बहुत ही कायरतापूर्ण फैसला था वो, और चंद्रगुप्त द्वितीय इस राष्ट्रीय और पारिवारिक अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाते। बिल्कुल नहीं करते। वे रानी ध्रुव देवी के भेष में शकों के शिविर में घुस जाते हैं। उनके सैनिक दासियों के भेष में छिप कर जाते हैं और वहां जाकर वे शकों के राजा को मार देते हैं, भाभी को आजाद कराते हैं और वापस आकर रामगुप्त को हटाकर खुद सम्राट बन जाते हैं। ये कहानी वीरता से तो भरी ही है, लेकिन मैं मानती हूँ कि चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता कोई युद्ध नहीं था, बल्कि उनकी वैवाहिक कूटनीति थी। अच्छा, क्या आप इस बारे में थोड़ा और बता सकती हैं? देखिए, शकों को हराने के बाद गुजरात और मालवा तो उनके पास आ गया, लेकिन इस इतने बड़े साम्राज्य को बाहरी हमलों से बचाने के लिए उन्होंने बहुत दूरदर्शी तरीका अपनाया। क्या तरीका? उन्होंने नाग राजवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से शादी की और अपनी बेटी प्रभावती का विवाह दक्षिण के बेहद शक्तिशाली वाकाटक राजवंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया। अगर मैं इसे एक रणनीतिक नजरिए से देखूं तो ऐसा लग रहा है जैसे वे अपने साम्राज्य के चारों तरफ दोस्तों की एक मजबूत दीवार खड़ी कर रहे थे। एग्जैक्टली। वाकाटकों के साथ रिश्ते का मतलब था कि जब गुप्त सेना पश्चिम में लड़ रही हो तो उन्हें दक्षिण से किसी बैकस्टैबिंग या अचानक हमले का कोई डर नहीं होगा। एकदम परफेक्ट एनालिसिस है आपका। और इसी कूटनीतिक सुरक्षा चक्र ने साम्राज्य में दशकों लंबी शांति ला दी। और इतिहास का ये नियम है कि जब सीमाएं सुरक्षित होती हैं, तभी कला, साहित्य और विज्ञान अपने पीक पर पहुंचते हैं।
सही बात है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया और यही उज्जैन एक ऐसा इंटेलेक्चुअल सेंटर बन गया जहां देश दुनिया की प्रतिभाएं आने लगी। और मुझे लगता है इसी सेंटर से हमें उनके नवरत्नों के बारे में पता चलता है। जी बिल्कुल। मतलब जरा सोचकर देखिए, एक ही समय में ऐसी असाधारण प्रतिभाओं का जमावड़ा। महाकवि कालिदास वहां थे, जिनका अभिज्ञान शाकुंतलम आज भी मास्टरपीस है। बिल्कुल है। खगोल विज्ञान के लिए वराह मिहिर थे और चिकित्सा में धन्वंतरी। ये तो लिटरली वैसा है जैसे आज दुनिया के सबसे टॉप साइंटिस्ट और आर्टिस्ट किसी एक इनोवेशन हब में साथ काम कर रहे हों। हाँ, और इसी शांति के दौर में चीनी यात्री फाहियान भी भारत आए थे। राइट। उनकी डायरी से क्या पता चलता है? उनकी डायरी बताती है कि समाज कितना सेफ था। लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे, न्याय व्यवस्था बहुत उदार थी और मृत्युदंड लगभग ना के बराबर था। वाओ। लेकिन जब कोई सभ्यता ऐसे पीक पर पहुंचती है तो उसे बनाए रखने के लिए कुछ परमानेंट इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है। सही कहा। और अब आगे बढ़ते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उनके बेटे कुमारगुप्त प्रथम ने यही किया। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया, जी, जिसे हम महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कह सकते हैं। बिल्कुल। नालंदा केवल एक इमारत नहीं थी। अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये उस समय की आईवी लीग यूनिवर्सिटी से भी बड़ी थी। सच में? हाँ, तिब्बत, चीन, कोरिया से छात्र वहां आते थे। वहां 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट और 2,000 टीचर एक साथ रहते थे। ये दिखाता है कि उन्होंने केवल तलवार से नहीं, ज्ञान से दुनिया जीती थी। लेकिन ये शांति हमेशा तो नहीं रह सकी ना। स्रोतों में जिक्र है कि कुमारगुप्त के अंतिम वर्षों में और स्कंदगुप्त के समय एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक तूफान आया था, हुणों का आक्रमण। हुण कोई आम हमलावर नहीं थे। खुशनवास के नेतृत्व में आए ये लड़ाके इतने खूंखार थे कि उन्होंने रोमन साम्राज्य तक की नींव हिला दी थी। ओहो। ये गुप्त साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा क्राइसिस था। लेकिन स्कंदगुप्त ने कमाल का सैन्य कौशल दिखाया और इस भयंकर हमले को नाकाम कर दिया। यहाँ मुझे एक चीज बहुत हैरान करती है। एक तरफ स्कंदगुप्त हुणों से लाइफ एंड डेथ की लड़ाई लड़ रहे थे और दूसरी तरफ जूनागढ़ अभिलेख बताता है कि उन्होंने उसी समय सुदर्शन झील के टूटे हुए बांध को भी बनवाया। आमतौर पे युद्ध के समय तो इकोनॉमी ठप हो जाती है, राइट? एग्जैक्टली। और यही चीज इस साम्राज्य के सिस्टम को ग्रेट बनाती है। सुदर्शन झील का एक लंबा इतिहास रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक, फिर शक राजा रुद्रदामन और अंत में स्कंदगुप्त। मतलब ये निरंतरता है। हाँ, ये दिखाता है कि ऊपर राजा युद्ध लड़ रहा हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जल प्रबंधन और खेती का संस्थागत ढांचा बिना रुके अपना काम कर रहा था। ये बहुत दिलचस्प है। तो इस प्रशासनिक ढांचे को थोड़ा और समझते हैं। इतने बड़े साम्राज्य का खर्च और मैनेजमेंट बिना आज के कम्युनिकेशन के कैसे चलता था? शक्तियों का बंटवारा बहुत अच्छे से किया गया था। सबसे ऊपर सम्राट, फिर साम्राज्य को भुक्ति यानी प्रांतों में बांटा गया। ठीक है। भुक्ति का हेड उपरिक होता था। फिर भुक्ति को जिलों में बांटा गया, जिन्हें विषय कहते थे, जिसका हेड विषयपति था। और सबसे नीचे थी सबसे मजबूत इकाई, ग्राम यानी गांव। तो एक तरह से नेस्टेड हायरार्की थी। मतलब गांव अपने रोजमर्रा के फैसलों के लिए राजा पर डिपेंडेंट नहीं थे। बिल्कुल नहीं। और इकोनॉमी की बात करें तो टैक्स सिस्टम कैसा था? टैक्स सिस्टम बहुत साइंटिफिक था। हर जमीन पर एक टैक्स नहीं था। उन्होंने जमीन को 4 हिस्सों में बांटा। पहली वास्तु, जहां घर होते थे। दूसरी चरागाह, पशुओं के लिए। तीसरी खिल यानी बंजर जमीन। और चौथी अप्रहित यानी बिना जुताई वाली जंगली भूमि। अरे ये तो बिल्कुल आज के जमाने के जोनिंग लॉज जैसे हैं। बिल्कुल। और टैक्स के प्रकार क्या थे? मैंने भाग, भोग और उद्रंग के बारे में पढ़ा है। भाग तो शायद उपज का छठा हिस्सा था जो सीधे राजा को जाता था, जैसे आज का इनकम टैक्स। सही कहा। लेकिन ये भोग क्या था? भोग बहुत प्रैक्टिकल था। जब राजा या अधिकारी दौरे पर आते थे तो गांव वाले उन्हें हर दिन ताजे फल, फूल और सब्जियां देते थे। इसी को भोग कहते थे। और उद्रंग स्थायी किसानों पर लगने वाला लैंड टैक्स था, राइट? और व्यापार से भी तो बहुत रेवेन्यू आता होगा ना। बंगाल का ताम्रलिप्ति बंदरगाह उस समय बहुत फेमस था। हाँ, वहां से दक्षिण पूर्व एशिया का व्यापार होता था। और इसी व्यापार का नतीजा थे उनके भारी मात्रा में जारी किए गए सोने के सिक्के, जिन्हें दीनार कहते थे। वाह। लेकिन इतिहास तो केवल सुनहरे पन्ने नहीं होता ना।
बिल्कुल नहीं। हमें इसकी जटिलताओं को भी देखना चाहिए, क्योंकि 510 ईस्वी के एरन अभिलेख में भानुगुप्त के सेनापति की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी के सती होने का पहला प्रमाणिक साक्ष्य मिलता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। स्वर्ण युग का मतलब ये नहीं कि समाज में कोई कुरीतियां नहीं थी। एक तरफ दार्शनिक बड़े आदर्श लिख रहे थे और दूसरी तरफ ऐसी दर्दनाक परंपराएं भी जड़ें जमा रही थीं। इतिहास को उसकी पूरी सच्चाई के साथ देखना ही सही नजरिया है। एकदम सही बात है। चलिए अब थोड़ा साइंस की तरफ लौटते हैं, जिसे हमने चर्चा शुरू की थी। वो मेहरौली का लौह स्तंभ, उसमें जंग क्यों नहीं लगा? इसका जवाब उनकी मेटलर्जी की गहरी समझ में है। आज हम लोहे से फास्फोरस पूरी तरह निकाल देते हैं। हाँ, लेकिन गुप्त काल के कारीगरों ने जानबूझकर लोहे में फास्फोरस बरकरार रखा। इस फास्फोरस ने समय के साथ एक बहुत पतली लेकिन मजबूत परत बना दी, जिसे मिसावाइट कहते हैं। अच्छा। इसी परत ने लोहे को जंग लगने से बचा लिया। मतलब कि केवल धातु पिघला नहीं रहे थे, वे मॉलिक्यूलर लेवल पर केमिस्ट्री समझ रहे थे। बिल्कुल। और मेडिसिन में भी तो सुश्रुत का काम कमाल का था। उन्हें सर्जरी का पितामह कहा जाता है ना? जी, सुश्रुत संहिता में उन्होंने 125 से ज्यादा सर्जिकल उपकरणों का डिजाइन बताया है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? क्या? उन उपकरणों को जानवरों और पक्षियों के जबड़ों के डिजाइन पर बनाया गया था, जैसे चील या शेर का मुख, ताकि सर्जरी के दौरान मजबूत पकड़ बन सके। ओह माय गॉड, बिना एनेस्थीसिया के केवल मदिरा और जड़ी बूटियों के दम पर वो प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर रहे थे। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर। और इसी साइंटिफिक सोच का असर उनकी वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर पे भी दिखा। कैसे? क्योंकि शुरू के मंदिर तो बहुत सिंपल थे ना। हाँ, शुरू में सांची का मंदिर नंबर 17 देखिए, बिल्कुल सपाट छत और छोटा गर्भगृह। लेकिन बाद में उन्होंने एक बड़ी छलांग लगाई, जिसका एग्जाम्पल शायद देवगढ़ का दशावतार मंदिर। एग्जैक्टली। वहां हमें पहली बार पिरामिड के आकार का ऊंचा शिखर देखने को मिलता है। राइट। बिना सीमेंट के केवल पत्थरों के ज्यामितीय बैलेंस से इतना ऊंचा शिखर खड़ा करना एक मास्टरपीस इंजीनियरिंग थी। ये सब इतना विशाल और प्रभावशाली है कि लगता है ये साम्राज्य कभी खत्म ही नहीं हो सकता था। लेकिन हर उत्थान का एक पतन होता है। बदकिस्मती से लगातार बाहरी आक्रमणों और कमजोर उत्तराधिकारियों के चलते विष्णुगुप्त के समय तक आते आते ये साम्राज्य अपनी ताकत खो बैठा। भले ही राजनैतिक नक्शे पर उनका रंग फीका पड़ गया हो, लेकिन उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। बिल्कुल। पंचतंत्र की कहानियां हों या अजंता की गुफाओं के जीवंत रंग, ये सब आज भी मौजूद हैं। और आज की चर्चा खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा थॉट छोड़ना चाहूंगी जो शायद हमारे सोचने का नजरिया ही बदल दे। वो क्या है? हमने आर्यभट्ट और सुश्रुत की बात की, लेकिन इसी युग में वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद भी हुए थे। महर्षि कणाद, विज्ञान में उनका क्या रोल था? हम स्कूलों में पढ़ते हैं ना कि एटॉमिक थ्योरी 19वीं सदी में जॉन डाल्टन ने दी थी। हाँ बिल्कुल। लेकिन महर्षि कणाद ने डाल्टन से सदियों पहले ही परमाणु सिद्धांत दुनिया के सामने रख दिया था। वेट, सच में? जी हाँ, उन्होंने साफ बताया था कि ब्रह्मांड का हर पदार्थ एक ऐसे सूक्ष्म कण से बना है जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता, और उन्होंने ही इसे नाम दिया था परमाणु। माइंड ब्लोइंग। मतलब बिना किसी माइक्रोस्कोप या पार्टिकल एक्सेलरेटर के केवल तार्किक सोच और दर्शन से उन्होंने इसे डिकोड कर लिया। यही तो बात है। अगर उस दौर में एक दार्शनिक परमाणु समझ सकता था, तो सोचिए ऐसे कितने ही साइंटिफिक और खगोलीय रहस्य आज भी हमारे खोए हुए ग्रंथों में दबे पड़े होंगे। ये सच में एक ऐसा विचार है जो इतिहास को सिर्फ पीछे देखने की बजाय भविष्य खोजने का जरिया बना देता है। बिल्कुल। आज हमने देखा कि गुप्त साम्राज्य सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं, बल्कि कूटनीति, विज्ञान और कला का वो संगम है जो असंभव को संभव बनाता है। एकदम सही। आगे हम देखेंगे और विचार करेंगे कि ये प्राचीन ज्ञान हमारी आधुनिक दुनिया को और क्या-क्या सिखा सकता है। तब तक के लिए इतिहास पर सवाल उठाते रहिए और सीखते रहिए।